नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश साहू उड़ान आईएएस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि अभी बहुत सारे एग्जाम व्यापम और पीएससी से रिलेटेड आने वाले हैं। ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। छत्तीसगढ़ से जो इतिहास, जो प्राचीन छत्तीसगढ़ है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पर आज चर्चा करेंगे। जैसे आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। सिंघनपुर की गुफा के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब सिंघनपुर गुफा है, इसके बारे में आपको बताना है कि इसके बारे में जो कथन दिया हुआ है ये क्या सही है। ठीक है भाई, अगर सिंघनपुर गुफा के बारे में आप देखोगे तो ये कहां पर है भाई, आपका रायगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे सिंघनपुर की गुफा। तो भाई पहला क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर पाषाण कालीन शैल चित्र प्राप्त है जो डंडे की आकार की है और किस आकार की है भाई, सीढ़ीनुमा मानवाकृति। तो पहला कथन क्या है भाई आपका, बिल्कुल सही है, डंडे आकार की है और सीढ़ीनुमा मानवाकृति आपको चित्र देखने मिलेगी। दूसरा अगर बात करेंगे, इसकी खोज की बात की गई, खोज किन्होंने किया है, एंडरसन ने। तो ये भी क्या है आपका सही है, एंडरसन के द्वारा इसकी सिंघनपुर और एक और गुफा थी कब्र पहाड़, दोनों की खोज इनके द्वारा की गई। तीसरा कथन क्या बोल रहा है भाई, यहाँ की शैल चित्र गहरे काले रंग की है। तो क्या भाई, ये गहरे काले रंग की ना होकर क्या है भाई, गहरे लाल रंग की है। गहरे काले ना होकर क्या है, गहरे लाल रंग में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा भाई आपका, दोनों कथन, पहला और दूसरा बस नहीं, तीसरा गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे अब देखिए, रामायण काल में बस्तर क्षेत्र को किस नाम से उल्लेख किया गया है। अब रामायण काल में जो है, रामायण काल में आपको बस्तर क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई, उस समय जो है रामायण काल में बस्तर क्षेत्र को कहा जाता था दंडकारण्य। उस समय क्या कहा जाता था भाई, दंडकारण्य के नाम से इसे जानते थे भाई। ठीक है, अगला आपका है, अगला अगर देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित मतलब कि वहां बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ मिले है क्या, कोई मूर्ति है, कोई साक्ष्य है, कोई विहार है क्या, इस प्रकार से चीजें तथ्य मिलते हैं क्या। तो देखिए इस प्रकार के अगर देखें बौद्ध धर्म से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सिरपुर में अब मिला है भाई बौद्ध धर्म का, ये तो केंद्र ही था, मुख्य केंद्र आपका बौद्ध धर्म का। दूसरा, मल्हार से भी हमें बौद्ध प्रतिमाएं देखने को मिलती है भाई। तुरतुरिया से खुदाई में बहुत सारी बौद्ध प्रतिमाएं यहां से भी प्राप्त हुई है। और भोंगापाल में आपको मिलेंगे यहाँ पर बौद्ध विहार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले भाई, यहाँ पर बौद्ध विहार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो चारों की चारों जगह कैसे भाई, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, चारों के चारों हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला देखिए, अगला क्या है भाई, इसमें छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं। अब छत्तीसगढ़ में अंतर्गत जो है महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं करके मिला, महापाषाण युगीन। ठीक है भाई, तो महापाषाण क्या है भाई, पुराने जो पत्थर होते थे या पाषाण घेरे जिसको कहते हैं, उसी टाइम के जो है कहां पर ये इस सभ्यता के जो हमें युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं करके। तो कहां पर से मिले हैं भाई, देखो तालागांव हो गया, मल्हार हो गया, तुम्बान हो गया, शिवरी नारायण, शिवरी लिख दिया है, ये शिवरी नारायण है। ठीक है भाई, तो कहां पर से मिले हैं भाई आपका, तो यहाँ आपको देखने मिलेंगे प्राचीन जो जगह है आपका महापाषाण युगीन, आपको देखने को मिलेंगे इनमें से मल्हार। मल्हार में बहुत सारे जो जगह है जहां पर जो है महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से मिले भाई आपके, मल्हार जो जगह है यहां से भी। अगला देखते हैं भाई, अगला अगर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें खैरताल जगह जो रायपुर में है, उसे किस गुप्त शासक के सिक्के प्राप्त हुए। अगर देखोगे खैरताल जो जगह है, इस खैरताल जो जगह से ये गुप्त शासक है, गुप्त शासक के क्या मिले भाई, यहाँ पर सिक्के मिले। किनके मिले भाई, कुमार गुप्त के। अब ये कैसे पता चलता है भाई कुमार गुप्त के ही सिक्के हैं करके, क्योंकि उन सिक्कों पर उल्लेख क्या हुआ भाई, महेंद्रादित्य करके लिखा हुआ है। उन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है, महेंद्रादित्य, जो किसको डिनोट करता है भाई, ये उनके टोटल जो आप देखेंगे तो ये 54 सिक्के आपको देखने को मिलेंगी, जिस पर क्या लिखा हुआ है, महेंद्रादित्य उत्कीर्ण है। और उस समय महेंद्रादित्य किन्हें कहते थे, कुमार गुप्त का ही नाम था महेंद्रादित्य। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, उदयनदिरम दानपत्र किस शासक के है। उदयनदिरम दानपत्र लिखा है या ताम्रपत्र लिखा है, ये आपको किस शासक का है बताना है, किस शासक की है। अगर बात करेंगे किस शासक का है भाई, एक शासक है आपका पल्लव शासक। पल्लव शासक इनमें से कौन सा भाई, ये पल्लव शासक है आपका नंदीवर्मन द्वितीय। नंदीवर्मन द्वितीय के ये उदयनदिरम दानपत्र है, पल्लव शासक। इस पल्लव शासक के जो है इस दानपत्र में हमें उल्लेख मिलता है किसके भाई, जो विलासतुंग है। विलासतुंग कौन भाई, विलासतुंग। ठीक है, नलवंशी शासक विलासतुंग। ठीक है, इसके पुत्र के रूप में हमें उल्लेख मिलता है, इसके पुत्र कौन थे करके, तो पृथ्वी व्याघ्र इसके पुत्र थे करके, या उत्तराधिकारी थे। पृथ्वी व्याघ्र
व्याघ्र जो थे, पृथ्वी व्याघ्र क्या थे भाई, इसके उत्तराधिकारी थे करके ये उल्लेख हमें मिलता है इसके अंतर्गत जो है उदयनदिरम दानपत्र के अंतर्गत। ये पल्लव शासक जो था नंदी और द्वितीय के ताम्रपत्र हैं। तो यही जो विलासतुंग के पुत्र के बारे में हमें क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। या विलासतुंग का जो उत्तराधिकारी कौन था करके अगर नल वंश में पूछा जाए तो कौन था भाई, ये पृथ्वी व्याघ्र था। कहां से जानकारी मिलता है, तो उदयनदिरम दानपत्र। किसके उदयनदिरम दानपत्र, ये आपका जो है नंदी और द्वितीय पल्लव शासक जो है। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखिए इसमें कथन दिया है प्रसन्न मात्र के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। अब प्रसन्न मात्र के बारे में, अब प्रसन्न मात्र आपको पता होगा कि कौन है भाई, पहला ही लाइन में दिया होगा, ये आपका है एक सरबपुरी वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक था। जो सरबपुरी राजवंश है उसी के सबसे प्रतापी शासक कौन था भाई, ये प्रसन्न मात्र था। ठीक है भाई, सबसे प्रतापी शासक है तो इनके द्वारा सोने व चांदी के सिक्के चलवाए भी जाएंगे भाई। तो सोने व रजत के सिक्के इनके द्वारा, ठीक है, चलाए गए थे। तो भारी मात्रा में इसके क्या मिले हैं भाई, सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं। बिल्कुल सही बात है भाई ये भी। तीसरा कथन की अगर बात करेंगे, इनके द्वारा जो प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया गया, तो ये भी कथन सही भाई। प्रसन्नपुर नामक कौन सा भाई, वर्तमान में आप निडला नदी के किनारे या लीलागर नदी के किनारे, जिसका नाम है आपका मल्हार। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, मल्हार। ठीक है, मल्हार जो जगह है उसी जगह को बसाया था किसने, प्रसन्न मात्र के द्वारा प्रसन्नपुर नामक से इसे बसाया गया था भाई। ठीक है भाई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तीनों के तीनों कथन अगर सही है, तीनों के तीनों कथन सही, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखिए। ठीक है, ये विवरण हो गया इसके बारे में कि सोने और रजत के सिक्के के बारे में बताया था भाई। लगभग इसके 116 सिक्के प्राप्त हुए, कहां से कहां तक, जो कटक से लेके चांदा तक अगर जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिले भाई, कटक से लेके चांदा तक का क्या मिले आपके, इसके सोने व चांदी के सिक्के देखने को मिलेंगे। अगला है भाई, चीनी यात्री वेनसांग द्वारा छत्तीसगढ़ के किन शहरों की यात्रा की है। अब चीनी यात्री आए थे वेनसांग, वो किन शहरों की यात्रा किए थे भाई, अगर मुख्य रूप से अगर देखेंगे, एक तो गए थे वो मल्हार गए थे भाई, दूसरा गए थे कहां पर आपका, सिरपुर। ठीक है, तो सिरपुर तो उनका मुख्य जगह है यहाँ पर जो है। ठीक है, महासेगुप्त बाल अर्जुन उनके कार्यकाल में ये आए थे भाई सिरपुर, और साथ ही साथ में कहां का भी किए थे, मल्हार। तो इन दोनों जगह का क्या किए थे, इन दोनों शहरों के उन्होंने यात्रा किए थे, मल्हार और सिरपुर का। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 2 और 3, 2 और 3 हमारा सही। सिरपुर और मल्हार इन दो जगह पर जो है यात्रा किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, तो चीनी यात्री जो है वेनसांग के द्वारा किया गया था भाई। अगला देखिए भाई, अगला अगर बात किए सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, इसमें दिया हुआ क्या भाई, एक तरफ राजवंशों के नाम है, दूसरे राजाओं के नाम। कौन कौन से राजा किस किस वंश से संबंधित थे ये बताना है भाई। तो आप देखेंगे, पहला आपके देखिए शिवगुप्त। शिवगुप्त की अगर बात करेंगे तो शिवगुप्त भवगुप्त करके एक वंश में राजा चलते थे। वहां के राजा क्या भाई, एक का नाम अगर शिवगुप्त हो, शिवगुप्त हो, तो दूसरे का नाम क्या होता था, भवगुप्त होता था। जब वो राजगद्दी पर बैठता था तो इसी नाम से चलते थे इनका नामकरण, शिवगुप्त भवगुप्त। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, शिवगुप्त, फिर उसके बाद भवगुप्त। वैसे कौन से वंश में था भाई, तो सोम वंश के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेंगे। शिवगुप्त भवगुप्त कहां पर, सोम वंश। दूसरा भवदत्त वर्मन या भवदत्त वर्मा, इनकी अगर बात करें तो ये कौन से वंश के शासक है भाई, ये आपके नल वंशी शासक है। भवदत्त यहाँ के है, नल। प्रसन्न मात्र अभी ऊपर हम ही देखे भाई, अभी ये कौन से वंश से संबंधित है, सरबपुरी वंश के। तिवरदेव की अगर बात करेंगे तो तिवरदेव एक शासक है, प्रमुख शासक पांडु वंश के। ठीक है भाई, तो इसके आधार पर अगर उत्तर देखे कौन सा भाई, हमारा फर्स्ट का ब आपको एक ही जगह देखने को मिलेंगे, बाकी में तो नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, प्रश्न दिया हो, जाजल्लदेव प्रथम के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। जाजल्लदेव प्रथम के बारे में जो है 4 कथन दिए हुए, चारों कथन में से कौन से ये सही है। अब जाजल्लदेव के बारे में अगर पता होगा तो जाजल्लदेव कौन है भाई, ये ठीक है कलचुरी वंश के एक शासक है। कलचुरी शासक जो है, इस कलचुरी शासक के बारे में हमें क्या क्या कथन दिया हुआ देखिए। पहला कथन बोल रहा है भाई, जाजल्लदेव प्रथम रत्नदेव प्रथम का उत्तराधिकारी था। क्या ये कथन सही है भाई, बिल्कुल ये कथन गलत है भाई। आप देखेंगे तो जाजल्लदेव प्रथम जो किसका भाई, ठीक है, सबसे पहले आपका रत्नदेव था, रत्नदेव के बाद जो शासक रत्नदेव प्रथम था, रत्नदेव प्रथम के बाद हमारा पृथ्वी देव प्रथम बनता है। इसके बाद आपका जाजल्लदेव प्रथम ये शासक बनते हैं। तो उत्तराधिकारी किसका हुआ,
पृथ्वीदेव का उत्तराधिकारी हुआ। तो हमारा कथन क्या बोल रहा है भाई, रत्नदेव प्रथम का उत्तराधिकारी, तो बिल्कुल ये कथन गलत हो जाएगा, ये पृथ्वीदेव के उत्तराधिकारी थे। दूसरा, इनके सिक्कों पर अगर बात करेंगे, इनके सिक्के जो है तांबे के सिक्कों में गजलक्ष्मी अंकित हुआ करते थे, तो ये गलत है भाई। इनके जो सोने और चांदी के सिक्के थे या सोने के सिक्के थे उन पर गजलक्ष्मी का अंकन हुआ करते थे, तांबे के सिक्के पर नहीं हुआ करते थे, तो ये हमारा गलत है भाई। तांबे के सिक्कों में जनरली हनुमान जी का अंकन था इनके सिक्कों पर जो है। अगला देखिए, अगला देखते हैं भाई, इन्होंने स्वर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया था। तो स्वर्णपुर उड़ीसा आपका सोनपुर जो है, यहाँ एक राजा था, राजा का नाम है भुजबल, उन्हें पराजित कर उन्हें कैद भी किया था। बिल्कुल सही भाई, लगेगा आपको राजा स्वर्णपुर के जो राजा भुजबल को इन्होंने किया था, कैद किया था। आप बोलेंगे भाई कि इसको किया था करके, क्या भाई, सोमेश्वर देव को किया था, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को किया था, ठीक है, सोमेश्वर देव को किया था करके। तो आपका ये भी कथन सही है, इन्होंने सोमेश्वर देव को भी क्या किया था भाई, ये सोमेश्वर देव को भी इन्हें भी कैद कर लिया गया था, ठीक है, जाजलदेव प्रथम के द्वारा। साथ ही साथ में ये राजा भुजबल था, उन्हें भी ये कैद किए थे भाई। दूसरा अगला कथन, ये तो हमारा कथन सही। अगला देखिए, अगला क्या है, ठीक है, अगला अगर देखें, इनके द्वारा पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार, तो ये भी पता है भाई, पाली के शिव मंदिर जो बानवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था, इस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। तो हम जानते हैं किनके द्वारा करवाया गया था, जाजलदेव प्रथम के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो इस आधार पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 3 और 4 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, ठीक, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फनी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ। अब बोल रहा है भाई, एक रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी थी। राजकुमारी की अगर नाम की बात करेंगे तो राजकुमारी का नाम था अंबिका देवी। क्या नाम है इनका, अंबिका देवी। अंबिका देवी का विवाह हुआ था एक फनी नागवंश के राजा के साथ। फनी नागवंशी राजा कौन थे भाई, इस समय जो अगर फनी नागवंशी राजा थे रामचंद्र देव। 24वें नंबर का फनी नागवंश का 24वां नंबर का जो राजा थे कौन थे भाई, ये रामचंद्र देव, जिनका विवाह हुआ था अंबिका देवी से। जब विवाह हुआ था अंबिका देवी से, उसी समय जो विवाह करने के लिए जो जगह बनाया थे जिसका नाम है मड़वा महल, इसी मड़वा महल में उनका विवाह हुआ था भाई, इसी मड़वा महल में उनका विवाह हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, अगला देखिए तो विवरण, अगला जाजलदेव द्वितीय, जो जाजलदेव सेकंड थे, उनके समय किस सामंत का त्रिपुरी नरेश जैसी के, जो त्रिपुरी नरेश जैसी से युद्ध करते वक्त मृत्यु हो गई। अब कौन सा इसका एक सामंत था भाई, जाजलदेव सेकंड का। किसके बारे में बात कर रहे हैं, जाजलदेव सेकंड। जाजलदेव सेकंड की अगर बात करेंगे तो इनका कार्यकाल आपको देखने को मिलेंगे लगभग 1165 से लेके 1168 तक, बहुत अल्पकालिक था, ठीक है, कमजोर शासक थे। इस कमजोर शासक थे, इसी के समय त्रिपुरी का एक राजा था। त्रिपुरी का राजा कौन था भाई, जयसी ने क्या किया भाई, इस जाजलदेव द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। और इसके आक्रमण को रोकने के लिए किसे भेजा गया था भाई, जिसका नाम था उल्हन देव। कलहन लिखती है ये आपका क्या है, उल्हन उल्हन देव। उल्हन देव क्या किया था, शिवरी नारायण के पास, ये जो है शिवरी नारायण में जाकर क्या भाई, शिवरी नारायण में युद्ध करते वक्त, किनसे युद्ध कर रहे थे, जैसी से युद्ध करते वक्त क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उल्हन देव की मृत्यु हो जाती थी। और इसी तरह क्या भाई, जैसी के आक्रमण को ये विफल कर देते हैं। भले उनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन इनका आक्रमण विफल हो जाता है भाई। उल्हन देव, आपको क्या याद रखना भाई, नाम है उल्हन, कलहन की जगह आप रखेंगे उल्हन देव, ठीक है। चलिए, जब उल्हन देव की मृत्यु हो जाती है तो उनकी 2 पत्नियां थी, दोनों पत्नियां सती हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन ये उसके बारे में बताया गया है। अगला देखिए, हटकेश्वर महादेव मंदिर का, जो हटकेश्वर महादेव मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, ठीक है। मंदिर का निर्माण जो है महादेव का किनके द्वारा बनवाया गया करके दिया, हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करा। देखो, हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण जो है, हमें उल्लेख मिलते हैं इनके बारे में, ठीक है। एक राजा थे आपका कलचुरी राजा, रायपुर के कलचुरी, जिसका नाम है ब्रह्मदेव राय, ठीक है भाई। ब्रह्मदेव राय जो है, इसका एक अभिलेख है, अभिलेख जिसका नाम है रायपुर अभिलेख। इसी अभिलेख में, रायपुर अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा क्या बनवाया गया भाई, हटकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया गया। वो व्यक्ति कौन थे भाई, ये हरिराज।
कौन थे भाई? ये हरिराज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। हरिराज जो व्यक्ति थे उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया है, हटकेश्वर महादेव का मंदिर जो है। चलिए भाई आगे देखते हैं भाई अगला। ठीक है, ये इसके बारे में बताएगा। अगला देखिए, ठीक है, कौन से राजवंश के बारे में पहला आया फिर दूसरा आया, इसके सही कालक्रम बताना है कि पहला कौन सा आया फिर दूसरा कौन सा आया राजवंशों के बारे में भी। अब राजर्षि तुल्य कुलवंश की अगर बात करेंगे तो हम इसमें देखने मिलेंगे ये आपका पहला था। दूसरा अगर बात करेंगे तो हमारा नल वंश था। तीसरा अगर देखेंगे तो तीसरा हमारा सरबपुरी वंश था। और चौथा आपका कौन सा रहेगा? ये चक्रकोट का नाम, चक्रकोट वाला नाम। ये इसके क्रम हो गए। सही क्रम की अगर बात करेंगे तो अ स ब द होगा। तो हमारा कौन सा भाई? ये अ स ब द वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काल क्रम की अगर बात करेंगे तो ये इसके काल क्रम के बारे में लिखा विवरण, जो 5वीं से 6वीं शताब्दी लगभग माना जाता है। राजर्षि तुल्य का था नल वंश का लगभग 5वीं से 12वीं शताब्दी, लेकिन राजर्षि तुल्य कुल्य के बाद आया। सरबपुरी वंश ये भी 5वीं 6वीं में आया, लेकिन इनके बाद आए थे करके मान। और चक्रकोट तो आपको लगभग 1023 ईस्वी में ये एर्राकोट या तेलुगु अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। 1023 में ये स्थापित होते भी। चलिए आगे देखें भाई, आगे देखते हैं इसमें छिंदक नाग वंश शासक निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करते थे? छिंदक नागवंशी शासक जो है, जितने भी शासक होते थे एक उपाधि धारण करते थे। उपाधि का नाम है भोगवती पुरेश्वर की। उपाधि कौन सी धारण करते थे लोग? भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, इन जितने भी राजा थे सभी राजाओं के द्वारा कौन सी उपाधि? तो भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण किया जाता था। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए, बस्तर क्षेत्र में नरबलि प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? देखो, बस्तर क्षेत्र में आपको पता होगा कि बस्तर क्षेत्र में क्या चलता था भाई? आपका नरबलि प्रथा प्रचलित थी। इस समय जो है नरबलि प्रथा आपको देखने को मिलेंगी। तो कौन से अभिलेख में आपका जो है इसके बारे में उल्लेख किया गया? एक शासक है, शासक का नाम है मधुरांतक मधुरांतक देव। ठीक है, मधुरांतक देव की अगर बात करेंगे ये शासक है। ठीक है, मधुरांतक देव के जो है एक ताम्रपत्र है या अभिलेख है। इनके अभिलेख की अगर बात करेंगे कौन सा है? राजपुर ताम्रपत्र। ठीक है, राजपुर मधुरांतक देव के अभिलेख कौन सा है? राजपुर ताम्रपत्र अभिलेख। इसी अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? नरबलि प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है भाई। यहाँ टेमरा अगर लिखा है तो टेमरा से हमें क्या मिलता है भाई? इसमें सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। किसके बारे में? सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य आपको मिलेंगे। सती प्रथा के बारे में मिलता है टेमरा से भी। ठीक है, अभिलेखी साक्ष्य में। ठीक, लेकिन हमें क्या पूछा गया भाई? नरबलि प्रथा। तो नरबलि प्रथा कहां से? राजपुर ताम्रपत्र, जो किनका है भाई? मधुरांतक देव का है। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया एक कोरी में कितने गंडा होते हैं? तो ये क्या भाई? कोरी अगर गंडा ये शब्द अगर आए तो ये किस काल में? एक विनिमय पद्धति थी, मराठा काल में। मराठा समय आप देखेंगे, मराठा काल में विनिमय व्यवस्था चलती थी। विनिमय, कौन सी विनिमय व्यवस्था चलती थी भाई? इस समय आप देखेंगे तो विनिमय की सबसे छोटी इकाई हुआ करते थे कौड़ी। सबसे छोटी इकाई कौन सी हुआ करते थे? कौड़ी। कौड़ी से बड़ा आपका था गंडा। कौड़ी से बड़ा क्या होता था? गंडा। गंडा से अगर बात करेंगे, गंडा से बड़ा हमारा था कोरी। कोरी के बाद आता है दागोरी। कई जगह दुगानी लिखा रहेगा, ही दागोरी, दागोरी या दुगानी लिखा रहता है। दागोरी या दुगानी। लास्ट में आपका आता है रुपया। ये हुआ भाई। अब इसमें पूछा गया है कि ठीक है, एक कोरी में कितने गंडा होते हैं? तो यहीं से हम निकाल देते हैं। कौड़ी की अगर बात करेंगे, 4 कौड़ी को जब मिलाओगे आप, ठीक है भाई, 4 कौड़ी को, तब आपका बनता है 1 गंडा। ठीक है, 4 कौड़ी को मिलाने के बाद क्या बनेगा भाई? आपका 1 गंडा। ठीक है, वही 5 गंडा को अगर मिला दे तब बनता आपका क्या है भाई? 1 कोरी। और वही हम 16 कोरी को मिला दे तब बनता है 1 दोगानी या 1 दागोरी, दोगानी जो है। और 16, ठीक है भाई, 16 जो है दोगानी को मिला दिया जाए, 16 दोगानी, तब बनता है आपका 1 रुपया बनता है। ये क्रम आपको देखने मिले। अब पूछा भाई क्या है भाई? एक कोरी में कितने गंडा होते हैं? तो एक कोरी में कितने गंडा होते हैं भाई? हमारे 5 गंडा होते हैं। एक कोरी में क्या आ जाएगा आंसर? 5 गंडा आपको देखने को मिलेंगे। ये क्रम आपको देखने मिलेगी। पहला आपका कौड़ी है, ठीक है, कौड़ी, कौड़ी से बड़ा आपका गंडा, गंडा से बड़ा आपका कोरी, कोरी से बड़ा दागोनी, ठीक है, दुगानी भी बोलते हैं या दागोनी। ठीक है, उसके बाद आपका रुपया।
ये आपको देखने को मिलेगा। ये एविड सेटलमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत ये मराठाकालीन विनिमय पद्धति के बारे में दिया गया है भाई। ठीक है भाई, यहां तक हमें समझ में आया। छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन छत्तीसगढ़ से संबंधित, प्राचीन और मध्य दोनों से सम्मिलित है, लगभग रिलेटेड जो आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड संभावित है कि आने वाले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, रिपीटेड भी है, कई सारे एग्जाम में आए हुए भी है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले छत्तीसगढ़ के अन्य पार्ट के साथ। ठीक है, धन्यवाद।